नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके अंदर शुरुआत में हमने कालीबंगा सभ्यता को लेकर बात की। हमारी लगभग 2 या 3 क्लासें इस सभ्यता को लेकर हो चुकी है। काफी गहराई में और काफी डिटेल में हमने बात की है। हमने ये समझा कि जो सभ्यताएं होती है उनका आधार क्या था, भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है और किस प्रकार कालीबंगा की शुरुआत की गई, उसकी खुदाई की गई और खुदाई के लिए जिन लोगों को लगाया गया, जिनको महानिर्देशक बनाया गया, वो कौन थे, उनके बारे में भी हमने काफी डिटेल में चर्चा कर ली है। और हमने शुरुआत भी कर दी थी। 2 टीले मिले हैं हमको कालीबंगा सभ्यता के अंदर। एक पश्चिमी टीला हमको मिला है, एक पूर्वी टीला हमको मिला है। ये दोनों टीले, एक नगरीय सभ्यता थी और एक प्राक हड़प्पा जो सभ्यता थी। देखो, 2 प्रकार की सभ्यताएं हो सकती है और उनको हम स्तरों में बांटना शुरू कर देते हैं। और कालीबंगा के हमने यही किया था, तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, इस कालीबंगा सभ्यता में हमको काफी सारे साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य हमको बताते हैं कि ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, इसको समझना। लेकिन उससे पहले आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी। एक रेखा हम बनाते हैं, ये, ठीक है। अब आपने जब गणित पढ़ते होंगे या मैथ जब आपने पढ़ते होंगे तो यहाँ पे ए लगा दिया जाता है, यहाँ पे बी लगा दिया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ए बी नहीं लगा सकते हैं, हम बीच में एक डंडा लगा देते हैं ऐसे। अब जो सभ्यताएं हमको मिलती है वो सभ्यताओं का काल चलता रहता है, इधर से प्लस होता रहता है, इधर से प्लस होता रहता है, और ये जो क्रम चलता है वो इस तरह चलता है। और इधर भी, यहां से इधर भी प्लस होता रहता है इस तरीके से। आप कहोगे ये क्या चीज है? देखना यहाँ पे जो सभ्यताएं हमको मिली है, जैसे कालीबंगा सभ्यता हमको मिली है, तो कालीबंगा सभ्यता का जो काल 4000 साल, ठीक है, इसको हम लिखते हैं ईसा पूर्व। अब यहाँ पे जो इस सभ्यता हमको मिली कालीबंगा सभ्यता, इसको हम कहते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा। अब आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता तो एक अलग ही थी, लेकिन कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यताओं में ही शामिल की जाती है। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो चीजें हमको मिलती है वही चीजें हमको कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी मिलती है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि प्राक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसको कह देते हैं हम। इस तरह स्तरों में बांट दिया जाता है। अब कुछ समय बाद 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता में हमको नगर नियोजन मिलने लग गए थे। नगर नियोजन, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, इधर से हमेशा चीजें माइनस होती चली जाएगी, इधर हम जैसे बढ़ेंगे तो चीजें प्लस होती चली जाएगी, मतलब कि साल बढ़ते जाएंगे। 1900 ईसा पूर्व, उसके बाद बढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर 3000 ईसा पूर्व हो जाएंगे, तो ये 4000 ईसा पूर्व है। अब यहाँ से अगर हम ऐसे चलेंगे तो माइनस होती जाएगी चीजें। यहीं पे यही चीज यहाँ पे भी होगी। जब हम इधर इस तरफ आएंगे तो चीजें माइनस होती चली जाएगी, ऐसे जाएंगे तो प्लस होती चली जाएगी। समझने के लिए काफी अच्छी ट्रिक है कि इससे आप काफी आसान से समझ जाओगे। अब समझना कैसे होगा। जो अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो हम इस एरो के साथ चल रहे हैं। 2025 चल रहा है अभी, ठीक है। अब हम इधर आएंगे ना वापस, तो ये माइनस होता चला जाएगा। 2025 से 1500 ईस्वी हो जाएगा, फिर 0 ईस्वी हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे 0 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से 0 से लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही 0 से हम इधर भी बढ़ते जाते हैं। और 0 से हम ऐसे बढ़ते जाते हैं ना लगातार आगे, तो हमें इतिहास बनता चला जाता है, वो इतिहास मिलता ही चला जाता है। जैसे कि अंग्रेज जब आए थे तो 0 से इधर कितने साल पहले आए थे, तो अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे, ठीक है। 1600 ईस्वी में आए थे, 0 से इधर हम गिनने लग जाएंगे, तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा, 1600 ईस्वी हो जाएगा। लेकिन 0 से हम जैसे इधर जाएंगे ईसा पूर्व में चलने लग जाएगी चीजें। अब देखना यहाँ पे, जैसे 2025 चल रहा है, ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता जो हमको मिलती है, देखो 2600 से 1900, एक विकसित सभ्यता जो मिलती है हमको 2600 से 1900 ईसा पूर्व की मिलती है। अब इसमें आप इसको ऐड कीजिए, 2000 ये और 2000 मतलब 2500 ये, तो लगभग 4500 ईसा पूर्व की ये सभ्यता हमको मिलती है। इस तरह से काल निकाला जाता है। 2000 तो ये ऐड हो जाएंगे और 2600 ईसा पूर्व ये ऐड हो जाएंगे। तो अगर टोटल टाइम हम निकालेंगे, तो हम ईस्वी को भी प्लस करेंगे और ईसा पूर्व को भी प्लस करेंगे। और अगर हम सिर्फ ईस्वी ईसा पूर्व ही देखना है तो फिर हम 0 से ही माइनस प्लस करेंगे और फिर 2600 ईसा पूर्व। तो अगर ईसा पूर्व की बात की जाएगी कालीबंगा सभ्यता के लिए,
जो विकसित सभ्यता है, जो काफी अच्छी तरीके से हमको मिलती है, तो वो 2600 ईसा पूर्व की मिलती है। अगर कालीबंगा सभ्यता के लिए हमारे सामने बात की जाए कि कालीबंगा सभ्यता जब प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता हमको मिलती है, वो सभ्यता का काल क्या है, तब हमको 4000 ईसा पूर्व की बात की जाएगी। लेकिन इस 4000 ईसा पूर्व को अगर ओवरऑल में देखा जाएगा तो 2000 ये भी जोड़े जाएंगे, तो ये जो सभ्यता हमको मिलेगी ये लगभग 6000 या 6500 आज से, वर्तमान से इतनी पुरानी सभ्यता हमको मिलती है। और जो अंग्रेज कहा करते थे वो 3500 की सभ्यता उनके यहाँ पे मिली है। इस कारण जब ये सभ्यताएं हमको मिली तो अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए थे, यही कारण था। तो इस चीज को आप उतार सकते हो, नोट कर सकते हो, फिर आगे चलेंगे। लेकिन कुछ चीजें और शामिल कर लेना इसके अंदर। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार हम वापस समझा रहे हैं, अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को आगे निकाल देना। देखना यहाँ पे एक बार हम वापस इसको समझा देते हैं अच्छे से, एक बार बना देते हैं वापस अच्छे से, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए और आसान भाषा में इसको समझा देते हैं। सिंपल सी हम एक लाइन खींच रहे हैं, देखना। अब अगर यहाँ पे हम ए और बी लगा दें, ठीक है, यहाँ पे ए लगा दिया जाए, यहाँ पे बी लगा दिया जाए, तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आपने जब गणित के अंदर जब रेखा आप खींचते हो, जब आप त्रिभुज जब आप बनाते हो, ट्राइंगल, तो यहाँ पे इस तरह बनाते हो, तो ए बी और ये सी लगा दिया गया, तो ये पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज को नोटिस कीजिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे बी नहीं लगाया, आपने सिर्फ ए लगा दिया। मतलब आपको ये चीज पता है क्या कि यहाँ से तो शुरुआत हो रही है, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है उसका आपको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपने बी नहीं लगाया है। अगर आप यहाँ पे बी लगा देते हो तो आप उस रेखा की लंबाई आपको पता चल जाता है। जैसे हमने ये पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के ऊपर हमको एक ध्रुव मिल गया और एक ध्रुव दक्षिण ध्रुव मिल गया, दोनों ध्रुव मिल गए। अब हमको लंबाई पता है, इसलिए हमने दोनों ध्रुवों को बना दिया है। अब मान लीजिए कि हमको सिर्फ दक्षिणी ध्रुव का पता चलता और पृथ्वी पे हम उत्तर की ओर पता नहीं लगा पाते कि आखिरी पॉइंट पृथ्वी का कहाँ है, तो क्या आप कभी पृथ्वी की लंबाई बता पाते? नहीं बता पाते। इसलिए हमने यहाँ पे ध्रुव ढूंढ लिया, दो ध्रुवों के बीच में हमने रेखा खींच दी और इसको हमने नॉर्थ ध्रुव कहा और इसको हमने साउथ ध्रुव कहा, ठीक है। अब बात मान लीजिए कि इसको नॉर्थ नहीं, ए और बी भी कह दिया जाए तो भी सही है, क्योंकि हम इन दोनों का आधार पता है कि कहाँ तक ये जा रही है। उसके बीच में हमने रेखा खींची और हमने अक्षांश रेखा भी खींच दी और देशांतर रेखाएं भी हमने खींच दी। यही होता है इतिहास के अंदर, इसको समझना। ये है ए है और ये है बी। हमने ए और बी का हमको अभी तक पता नहीं चला है कि इतिहास कितना पुराना है। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 लाख साल, 50 करोड़ साल, 50 अरब साल पहले की बात है। अरावली का उत्पत्ति कब हुई? अरबों साल पहले हुई, जब मानव की जीवन की शुरुआत हो रही थी तब हुई। तो ये सब अंदाजे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम इतिहास नहीं बता सकते, लेकिन हमने एक कैलेंडर के रूप में बीच में जीरो बना दिया और हमने हमारा नया कैलेंडर शुरू कर दिया। उस कैलेंडर का नाम क्या था आप कमेंट में हमको बताना, ठीक है। तो हमने इतिहास में देखो मोटे मोटे तौर पर हम आपको बता रहे हैं चीजें। अब देखना, जीरो हमने हमारे हिसाब से लगा दिया कि आज से हम एक नया इतिहास लिखेंगे। जीरो से शुरू होगा और वो लगातार चलता रहेगा। जीरो से हम पहुंचे हैं अभी तक, यहाँ तक पहुंचे हैं तो 2025 तक पहुंचे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बी नहीं लगा सकते क्योंकि इतिहास चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। नई सभ्यताएं आती रहेगी, नए लोग आते रहेंगे। हो सकता है कि कल पेड़ जिंदा होकर चलने लगे, भागने लगे, इंसानों को मारने लगे। जैसे पहले डायनासोर का आतंक हुआ करता था, तो जो भी छोटे जीव होते डायनासोर मार के खा जाते थे उनको। लेकिन प्रकृति ने जो नियम बनाया, जो बदलाव लेके आई, तो एकदम से डायनासोर को मिटा ही दिया और उसके बाद छोटे छोटे जीव बनने लगे, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे भी हमको नहीं पता है कि ए कहाँ पे है, इसलिए हम इसको भी नहीं लिखते। लेकिन अब हम यहाँ से काफी आसान हो जाती है चीजें समझना। यहाँ पे हम जैसे ही इस जीरो से दूरी पे जाएंगे, जीरो से दूर जाएंगे, लिख देते हैं हम, जीरो से दूर जाएंगे, जीरो से दूर जाएंगे, प्लस होती रहेंगी चीजें ना, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जीरो की ओर लौटेंगे, जीरो की ओर लौटेंगे तो माइनस करते रहेंगे, घटाते रहेंगे। यही चीजें इधर भी लागू होगी, तो आप एज इट इज ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यही चीज इधर भी लागू होगी। जीरो से आप दूर जाओगे 2025 साल जुड़ते जाएंगे, जीरो के नजदीक आओगे ये साल माइनस में होते रहेंगे। अब हमको कालीबंगा की बात करनी है। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के समय हमको 4000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, ईसा पूर्व के हमको साक्ष्य मिलते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लाके एंड कर देते हैं। कालीबंगा सभ्यता की हमको बात करनी है। अब हम 4000
लास्ट कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद हम इधर जाएंगे तो माइनस करते रहेंगे, और अगर हम इधर आएंगे जीरो से दूर आएंगे तो जोड़ते रहेंगे। ठीक है, अब 4000 साल के समय, तो ये इसको बना लेना आप, 4000 साल के समय तो हमको जो सभ्यता मिली वो सभ्यता मिली कालीबंगा, कालीबंगा, प्राक, हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये कहानी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये हमने आपको समझाने के लिए खुद से बना दी है अभी। ठीक है, तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको अच्छे से आप उतार लेना और इस चीज को समझ लेना, ये काफी आसान कर दी है आपकी चीजें। अब देखना, अब स्तर जो होते हैं ना, कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तर में हमने सभ्यता को खोजा। क्या कहते हैं, यही कहा जाता है ना कि 9 साल तक हमने जो खोजा, तो कालीबंगा सभ्यता को 5 स्तरों में खोजा। लेकिन आप सोचिए कि जब उन्होंने खोजना शुरू किया होगा तभी उनको 2 टीले मिल गए होंगे, एक टीला तो पश्चिमी टीला मिल गया होगा, एक टीला उनको पूर्वी टीला मिल गया होगा। तो दोनों ही टीले जब उनको जल्दी ही मिल गए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सभ्यता की प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता है या ये सभ्यता नगरीय सभ्यता है, कैसे कह सकते हैं। तो उनको जो साक्ष्य मिले, तो यहाँ पे उनको खेती के साक्ष्य मिले होंगे, उनको पत्थरों के औजार मिले होंगे, और पत्थर के औजार वही मिले होंगे जो हड़प्पा के अंदर मिल रहे थे, क्योंकि हड़प्पा को काफी गहराई से पहले ही ढूंढा जा चुका, जो मतलब देखा जा चुका था। ठीक है, तो उसके आधार पे तो देखना 4000 साल ईसा पूर्व ये सभ्यता जो मिली पड़ा जो प्राक, लेकिन कुछ समय बाद जब हम 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की ओर आते हैं, ईसा पूर्व है, ध्यान रखना ईसा नहीं है। ठीक है, ये ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म के बाद कहा जाता है बस। अब ईसा का नाम आ गया तो ये जो कैलेंडर बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, आपको बताना है कि राइट क्या है, मैंने तो तुक्का लगा दिया ऐसे। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, इस सभ्यता को हम कह सकते हैं विकसित सभ्यता। इस तरीके से सभ्यताओं का काल निकाला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ना तो इतिहास इनके पहले कब तक था जो पता है, ना इसके बाद कब तक था जो पता है। बस आसान करने के लिए दुनिया के अंदर किसी एक महान आदमी ने जीरो लिख दिया, और जीरो के बाद से टाइम स्टार्ट कर दिया। अभी कैलेंडर काफी सारे इतिहास में बनाए गए, जैसे कि अशोक के समय पे कैलेंडर बना दिया गया था। ठीक है, जो वो संबंध जो चलते हैं हमारे, वो चीजें होती है, तो इसको बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज और ऐड करनी है तो कर लेते हैं। देखो, 2-3 स्तरों में बांटी गई थी। ठीक है, तो पहला स्तर और दूसरा स्तर, 2 स्तरों में सभ्यता हमको कालीबंगा सभ्यता यहाँ पे मिली, और तीसरा स्तर, चौथा स्तर और पांचवा स्तर, ये स्तर में यहाँ पे मिली है। बेहतरीन सभ्यता बेहतर होती चली गई, उसी के आधार पर स्तर होते चले गए। इनको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है हमको, क्योंकि चीजें उतनी ही ठीक है जितनी हमको बेहतर बना सके सभ्यता को, और हम समझ आ सके। तो यहाँ तक हमको अच्छे से समझ में आ रही है कि पहली दूसरी। अब इसको समझ लेना थोड़ा। पहला और दूसरा स्तर है कि लोगों ने शुरुआती दौर में खेती की, तो लोग आए, खेती की, खेती को क्रमिक रूप से करना शुरू किया, लेकिन उनको पहले खेती के बारे में पता तो चलना चाहिए था ना कि खेती होती कैसे है। तो यहाँ पे जो लोग आए, उन्होंने खेती करना शुरू किया, उनको पता चलने लगा कि मौसम जो है उसके हिसाब से खेती होनी चाहिए। लेकिन जो शुरुआती खेती की गई वो तो यहाँ पे, लेकिन उसी खेती के द्वारा व्यापार की शुरुआत की गई वो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने घर बनाए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पक्की ईंटें क्या होती है, कच्ची ईंटें क्या होती है। तो उन्होंने कच्चे कच्चे घर बना दिए, जैसे बन रहे थे बना दिए। लेकिन बाद में काफी बेस्ट तरीके से, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ गलियों को इस तरह बनाया गया कि सांप हमारी गलियों में आ सके, और रास्तों, जो मेन रास्ता था उतना इतना चौड़ा बनाया गया कि वहां से व्यापारी की गाड़ियां गुजर सके, व्यापार करने की जो बैलगाड़ियां होती है वो गुजर सके। और गलियों को सकड़ा रखा गया ताकि उनमें फालतू की भीड़ ना लगाई जा सके। ठीक है, तो काफी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जब शुरू बनाने लगे तो वो स्तरीय थे, और शुरुआती दौर में जब ये सीख रहे थे तो वो स्तरीय थे। ये पत्थरों का जमाना था, ये तांबे का जमाना था। ठीक है, तो इस तरह ये देखा गया, और इस तरह इसको स्तर निकाले गए हैं। उसके बाद कोई पॉइंट और छूट रहा हो हमसे तो देखना आप। जो ईंटें थी, जो कच्ची ईंटों से दीवारें बनाई गई थी, जो पिछली क्लास में हमने काफी अच्छे से बात कर ली कि जो भी दीवारें इन्होंने बनाई वो पक्की या कच्ची ईंटों से ही बनाई गई थी। ठीक है, सॉरी, कच्ची ईंटों से ही बनाई गई थी ज्यादातर। तो यहाँ पे विकसित सभ्यता कहो चाहे हड़प्पा कालीन सभ्यता कहो, इन्होंने जो संसाधन थे उनका काफी अच्छे से यूज किया है। तो देखना, 3:2:1, मतलब 30x20x10 सेंटीमीटर की इन्होंने ईंटों का यूज किया था। काफी बड़ी बड़ी ईंटें, यहाँ पे विशाल ईंटें हमको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे कच्चे घरों के लिए भी, और जब ये विकसित हो गई तब भी इन्हीं कच्ची ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो एक बार इसको बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
देखना अब आगे देखना, हमने जो बात की सभ्यताओं को लेकर, यहाँ पे एक पॉइंट और से और छूट रहा है, उस पॉइंट को यहाँ पे हम मिटाते नहीं है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, हमें बार बार कहा जाता है कि कालीबंगा तीसरी सभ्यता है, राजधानी, तीसरी राजधानी कहा गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। और जब भी एनसीईआरटी किताब आप पढ़ते हो, चाहे आरबीएसई जो बोर्ड हो, सीबीएसई जो बोर्ड है, उसमें पढ़ते हो, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता रटा दी गई है बिल्कुल ही, मतलब कि उसके अलावा कोई सभ्यता ही आपको नहीं दिख रही होगी। इस तरीके से उनको बोला जाता है, बताया जाता है। लेकिन ध्यान ध्यान से सुनना, वो सभ्यताएं पहले मिल गई थी। इस कारण से अगर ये सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता उनसे पहले हमको मिल जाती तो पहली राजधानी कालीबंगा सभ्यता ही बनती, ये कहा जा सकता है, समझना। एक इतिहासकार थे दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। ये तर्क जो मैंने आपको बताया, ये बात उन्होंने ही कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी सभ्यताओं की बात आती है तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी, सॉरी, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इनकी बात ही की जाती है। लेकिन कालीबंगा सभ्यता को जब मैंने देखा, जब उन्होंने समझा, देखा, तो उन्होंने यहाँ पे यहाँ की कृषि देखी, यहाँ की व्यापारी गतिविधियां देखी, ठीक है, कृषि देखी, यहाँ की व्यापारिक व्यापार को देखा यहाँ पे, और यहाँ पे जो द्वैत सभ्यता है, दो प्रकार की सभ्यता यहाँ पे जो मिली, ठीक है, एक मतलब क्रमिक रूप से सभ्यता ने अपना विकास किया है। ये ऐसा नहीं है कि लोग पैसे लेके आए थे और अचानक से घर बना दिए, रातों रात इन्होंने महल खड़े कर दिए, ऐसा नहीं था। ये लोग कुछ संख्या में आए होंगे, खेती करना शुरू किया होगा, फिर खेती जब की होगी तो स्थायी खेती करना शुरू किया होगा, जब स्थायी खेती शुरू की होगी तो यहाँ पे हल चलाने लग गए होंगे, जब हल चलाने लग गए होंगे यहाँ पे तो पशुओं का पालन करने लग गए होंगे, पशु पालन करने लग गए होंगे तो दूध निकालने लग गए होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हुई होगी। उसके बाद इन्होंने एक खिलौने के रूप में बैलगाड़ी का मिलना, ये हमको बताता है कि ये बैलगाड़ियों का यूज करते थे। हो सकता है कि व्यापार में सामान ढोने लाने के लिए यूज किया जाता हो। तो आप जिस तरीके से हमने क्रमिक बात की, ये बात दशरथ शर्मा ने की, और उन्होंने कहा कि कृषि, व्यापारिक और द्वैत सभ्यता के आधार पर इस सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी सभ्यता कहा जा सकता है, तीसरी सभ्यता कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। तो किसने कहा था ये इन्होंने कहा था। अब हमको बात करनी है आगे कृषि को लेकर, ठीक है, ये शुरुआती जो बात है हमने कृषि को लेकर, हर एक पॉइंट को आपकी गहराई से समझना है। मैं चाहूँ अभी तो यहाँ पे कुछ पहलू कृषि के बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कृषि काफी डिटेल में हमको पढ़नी पड़ेगी यहाँ की, तो इस क्लास में हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लगभग 15 मिनट की क्लास हो चुकी होगी अभी तक। तो अब अगर हम कृषि पढ़ने जाएंगे तो 1 घंटे की क्लास चली जाएगी। इसलिए आज की ये क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। इसमें काफी कम जानकारियां दी है, हमको पता है, लेकिन समझाना जरूरी था ये चीजें, क्योंकि जब अब टॉपिक हम पढ़ेंगे, नए टॉपिक, तो उनको काफी गहराई में उतरना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए थी, तो हमने इसको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कमेंट करके हमको जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी।